मिशन 100% फिजिकल 2026। ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक सब कुछ कर चुके हैं, वन शॉट बना चुके हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो आते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक के, तो वो उसका मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन ये वन शॉट जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है, ये देखिए वन शॉट में चैप्टर 8 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। दो जो सजेशन आया है वो दोनों में फॉलो कर रहा हूँ। पहला कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, हम लोग फास्ट करना हो तो कर लेंगे, आप आराम से बोलिए। और सेकंड सजेशन कि सर आप जो बोल रहे हैं वो तो हम लोग सुन ही रहे हैं, तो हम लोग को सामने स्क्रीन देखने दीजिए। तो आप लोग स्क्रीन देखिए और मैं साइड से बोलूंगा जो भी कुछ स्क्रीन में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ भी लगेगा इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आते जाएगा, वो भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा आपको। तो आप आइए यहाँ पर, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो बायोमैकेनिक्स मेरे शब्दों में क्या है, बायो मीन्स होता है लिविंग बीइंग, मैकेनिक्स मीन्स मैकेनिकल जो लॉज है। तो द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज ऑन लिविंग बीइंग्स कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। ये बहुत सारी किताबों के बाद मेरा अपना सारांश है, लेकिन यहाँ जो लिखा है देख लीजिए। बायोमैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ लिविंग बॉडी इंक्लूडिंग हाउ मसल, बोन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अब इसमें पहले चैप्टर में सबसे पहला आपका है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन स्पोर्ट्स। जो तीन आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है और उसका स्पोर्ट्स में क्या रोल है, एप्लीकेशन कैसे है। तीनों लॉ आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, लेकिन दोबारा एक बार थोड़ा देख लीजिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। अब ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहा जाता है, या फिर पूछता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहा जाता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव का भी हो गया, सब्जेक्टिव के लिए यहां पर देख लीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, a body will remain at rest or continue to move at the constant velocity unless acted upon by an external resultant or force. Inertia is the resistance of any object to any change in its motion, including a change in direction. Objectives to keep moving in a straight line at a constant speed. हम लोग इसको हिंदी में से बोलते हैं, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बना रहना चाहती जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, और तब तक जो उसी स्थिति में रहती है जब तक कि फिर वो उस पर कोई बाह्य बल, बाहर से बल नहीं लगाया जाए। जैसे आप लोग पढ़ने शुरू कर दिए हैं, तो जब तक कोई और एक्स्ट्रा आपका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक आप पढ़ते रह सकते हैं अच्छे से। जैसे डिस्ट्रक्शन को रिमूव रखिए, सारा चीज़ अभी डिलीट कर दीजिए। अब एग्जाम के बाद सब चीज़ इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टा जो भी है, और आगे बढ़िए। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, क्या क्या हो सकता है एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में। स्लाइडिंग हॉकी पुक ऑन आइस, माने आइस हॉकी जो होता है उसमें इवेंचुअली स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द आइस। अगर मान लीजिए अगर फ्रिक्शन एकदम नहीं हो तो रुकेगा नहीं, तो हल्का सा फ्रिक्शन हो तभी रुकेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि फुटबॉल जो है अपने जगह पे तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि उस पर कोई किक ना करे। द फुटबॉल विल रिमेन ऑन द फील्ड अनलेस अंटिल नो वन विल किक इट। और जब तक नहीं रुकेगा जब तक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर किसी का और पैर जो है उसको रोक न दे। ए स्केटर gliding on ice will continue gliding with the same speed and in the same direction unless an external force acts upon the skates। अब ऐसा ही एग्जांपल आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपको खुद ही दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लिख सकते हैं या वो लिख सकते हैं। सभी रिलेवेंट सभी एग्जांपल पे नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन सही एग्जांपल होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आ गया जो एग्जांपल मैं बोल रहा था। वंस ए बॉल इज किक्ड और थ्रोन इट रिमेन्स इन मोशन। अब इसमें वंस ए फुटबॉल भी लिख सकते हैं। रिमेन इन मोशन अंटिल ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस और अनदर प्लेयर्स एक्शन स्टॉप इट। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको जरूर लिखिएगा कि अगर बॉल कहीं फील्ड में पड़ा हुआ है तो पड़ा ही रहेगा जब तक उस पर कोई ना कोई फोर्स काम न करे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोमेंटम। As per the law, the rate of change of momentum is proportional to the resultant force and takes place in the direction of the resultant force। याद रखिएगा फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है ये, या फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का ही एक पार्ट है, या कहिए कि फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट एक स्पोर्ट्स है। दोनों इंटर रिलेटेड है।
इसलिए जब भी आपको कोई भी चीज यहाँ लिखना है, चाहे वो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट लिखना है, चाहे वो ट्रेनिंग लिखना है, चाहे वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के थ्रू या फिजियोलॉजी लिखना है, सब में एक्सरसाइज का प्रभाव या गेम्स रिलेट करके ही आंसर देना है आपको। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो F=ma वाला है। अब व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, when a net force acts on an object, the acceleration of the object it produces is directly proportional। अभी इसको याद रखिएगा, इस डायरेक्टली, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट प्रोड्यूसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में उतना ही जो है काम ये आएगा, और जो उसका मास है उसका अपोजिट होगा। अब इसका एग्जांपल सीधा दी, अब हम इनिशियल वेलोसिटी लगा रहे हैं छोटे से गेंद पर तो ज्यादा दूर जाएगा, बड़े पे लगाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास बढ़ा तो ये जो उसका एक्सेलरेशन वो घट जाएगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो। ठीक है, जो अगर नेट फोर्स अगर काम कर रहा है तो नेट फोर्स जो है एक्सेलरेशन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब मास बढ़ जाएगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एप्लीकेशन स्पोर्ट देख लीजिए, इन सॉकर ए टीम विल रिक्वायर मोर फोर्स टू किक द बॉल हाई एंड फास्टर। अगर हाई और फास्टर अगर करना है उसको तो उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर कुछ कुछ आप डायग्राम बना सके, क्योंकि ये नोट्स जो है अदिति जी ने बनाया है तो वो तो साइंस के स्टूडेंट है, लेकिन आप कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, तो अगर कुछ कुछ डायग्राम याद रख सके तो जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मैंने सीबीएसई का एनसीईआरटी का पूरा उनको दे दिया था वो मटेरियल की, ये और मेरा एक नोट्स था पहले का, दोनों को मिलाकर एक नया नोट्स तैयार हुआ है जिसमें एनसीईआरटी कहीं छूटे नहीं। इन क्रिकेट, बेसबॉल, क्रिकेट और बेसबॉल, द फोर्स अप्लाई टू द बॉल डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड ट्रेजेक्टरी। उधर से बॉल आया, आप हिट किए तो कितना जोर से आप हिट किए हैं उसी से डिपेंड करेगा कि आप इसका वेलोसिटी ट्रेजेक्टरी क्या होगा। ए शॉर्ट पुटर कैन नॉट थ्रो ए 16 LB यानी 16 पाउंड शॉर्ट पुट एज फास्ट एज फोर्स ऑफ 12 पाउंड शॉर्ट पुट इफ they apply the same amount of force because the greater mass of 16 pound reduces its acceleration। जो कि हमने पहले बताया था कि अगर भारी बॉल है और उतना ही वेलोसिटी है तो कम दूर जाएगा और हल्का है तो ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि F=ma, मास और एक्सेलरेशन जो है फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज्यादा उपयोग होता है हर जगह। According to this law, there is an equal and opposite reaction for every action, and this reaction acts with the same momentum and the opposite velocity for every action। हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। It states that whenever one object exerts a force on a second object, the second object exert an equal and opposite force on the first object। जैसे अगर आप किसी भी गोले में चारों भागते हैं तो दो फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो दोनों एक साथ काम करता है, एक दूसरे का अपोजिट। एप्लीकेशन स्पोर्ट्स, रनर्स पुश बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड। जब भी जोर से दौड़ेंगे तो जितना जोर से जमीन को पीछे को खींचेंगे मारेंगे उतना जोर से आगे की ओर। एंड द ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स, रिएक्शन फोर्स, प्रोपोजिंग देम फॉरवर्ड, प्रोपेलिंग देम फॉरवर्ड। अब जैसे आप 100 मीटर 200 मीटर 100 मीटर जो भी शॉर्ट स्प्रिंट का रेस होता है 100 to 100, वहां पे एक स्टार्टिंग ब्लॉक रहता है। वो किस लिए रहता है कि जितना जोर से, जैसे गो बोला जाता है, जितना जोर से पैर को पीछे मारते उतना तेज से वो आगे फेंक देता है और उतने ही तेज से आप निकल पाते हैं। एक्शन रिएक्शन, यहाँ पर अगर कोई भी एक चित्र ऐसा बना दिए तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हैंड नोट्स जो होता है ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पता चलता है कि जब ये हाथ से इजीली बना सकते तो ऐसा हम भी बना सकते हैं। ए स्विमर pushes water backward with their hands
एंड फिट, ये हुआ एक्शन, कॉजिंग द वाटर टू पुश द स्विमर्स फॉरवर्ड, ये इसका हुआ रिएक्शन। इसका तो बहुत सारा लिख सकते हैं। जब हम लोग कोई भी गोली चलाते हैं तो पीछे को धक्का लगता है, जब शूटिंग होता है तो ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ मोशन इफ वी नीड टू जंप आवर लेग्स अप्लाई फोर्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स दैट प्रोपेल्स अस इनटू द एयर। अब नीचे जमीन को जोर से धक्का देके जितना धक्का नीचे जोर से देते उतना हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। जो भी जंप ज्यादा अच्छा लगता है वो कौन सा अच्छा लगता है? जो बॉडी का मूवमेंट जितना जोर से नीचे मारा उतना ऊपर चला गया। लीवर्स, द लीवर्स इज अ टाइप ऑफ मशीन, इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई फोर्स, चेंज डायरेक्शन, or increase distance and speed. All lever systems are made up of 4 components. The load and resistance arm, it is the point where the load or resistance is located, जहां पर भार उसका मेन पड़ रहा है। The fulcrum is the point around which the momentum occur. कोई भी एक रड है जिसके चारों ओर काम चल रहा है, जैसे हाथ भी एक हमारा क्या फल्क्रम हो गया, हड्डी। अब इसके अनुसार जहां पर काम कर सके एनर्जी। The force effort arm, it is the point at which the force is applied, जिस मसल से काम हो रहा है बॉडी के लिए। और चौथा द लीवर, इट इज द रिजिड बार यूज्ड टू ओवरकम रेजिस्टेंस व्हेन ए फोर्स अप्लाइड। और यही एक रिजिड बार है जिसके थ्रू जो है रेजिस्टेंस काम कर रहा है। वैसे आप ये नहीं भी लिखेंगे तो 3 चीज तो मेन लिखना ही पड़ेगा आपको, फल्क्रम, एनर्जी और लोड। स्टैंडर्ड सिंबल फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लीवर, लोड को इस सिंबल से दिखाया जाता है, फल्क्रम को इससे, एफर्ट को इससे और लीवर को इससे, लीवर को सीधा रड की तरह। ये 4 चीज का सिंबल जो कि आपके बहुत सारे बुक पे नहीं होगा, एनसीईआरटी में ये सब डाला हुआ है। एनसीईआरटी कहां? तो वेबसाइट में जाइएगा, वहां पर एनसीईआरटी का आपके सिलेबस के करिकुलम में सिलेबस 12 का सिलेबस के जस्ट नीचे, सबसे नीचे में 12 और 11 दोनों के लिए वहां पर आपको बुक मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड फोर्स एफर्ट। यहां पर लोड किनारे होता है, फल्क्रम बीच में होता है और फोर्स या एनर्जी, फोर्स कहिए या एनर्जी कहिए, वो दूसरे साइड से लास्ट साइड में, यानी यहां फल्क्रम बीच में होता है। बस ये याद रखना कौन कौन बीच में है। इसको याद रखने का फॉर्मूला जो है, जो मैं बच्चों बताता हूं, लाइफ फाइल फ्यूल, LIFE लाइफ, FIL फाइल, FUL फ्यूल, लाइफ फाइल फ्यूल। तो लाइफ फाइल फ्यूल में जो सेकंड है I, लाइफ का I, फाइल का I और फ्यूल का U, ये तीनों को काट दीजिए तो आप देखिएगा अपने आप आ गया LIFE, तो F बीच में आएगा, फल्क्रम बीच में आएगा फर्स्ट क्लास में, फाइल FILE तो लोड बीच में आ गया, फ्यूल में FUEL तो एनर्जी बीच में आ गया। तो तीनों में क्या क्या बीच में आ गया याद रखिएगा। तो साइड वाला तो अपने आप हो गया एक एक साइड, तो यही याद रखना बीच में क्या है। तो फल्क्रम बीच में किस में है? तो ये है फल्क्रम बीच में है फर्स्ट क्लास में। जैसे सीसॉ होता है ना, सीसॉ में फल्क्रम बीच में होता है जहां से अप डाउन होता है, और ये जो बार जिसपे अप डाउन हो रहा है ये अपने आप में लीवर हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। अब इससे क्या होता है, अब इतना ज्यादा आपको जो है डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि वो है क्या, कौन बीच में आएगा, ये याद रखना है। क्योंकि आपका पूरा फिजिक्स का एग्जाम नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि बीच में क्या रहेगा। लाइफ फाइल फिल्म में बीच में क्या है, तो तीनों चीज याद रखिएगा ना। बीच में याद रहा तो साइड से अपने याद रहेगा। पहला में फल्क्रम बीच में है, दूसरा में है लोड बीच में है, तीसरा में एनर्जी या एफर्ट जो है वो बीच में है। तो ये याद रखना है बस। Levers act as force amplifiers. Lever only changes the direction of applied force. Levers act as speed या distance multiplier. Example first class lever. ये मेन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम्पल क्या क्या है। हेडिंग ए बॉल इन फुटबॉल, फुटबॉल को जब बॉल में हेड लेते हैं तो हमारा फल्क्रम क्या हो गया, नेक, क्योंकि इसी पर से टिका हुआ है।
एफर्ट नेक मसल से ही लगा, लोड क्या है तो हेड का वेट, सिर का वेट, और जो बॉल का वेट भी यही लगा, तो ये हुआ लोड। यानी कि बीच में क्या रहा, तो नेक और नेक के नीचे का मसल, तो नेक का नीचे मसल एनर्जी बीच में आ गया, फलक्रम बीच में, सॉरी फलक्रम बीच में आ गया, एक तरफ एनर्जी हो गया, एक तरफ लोड हो गया। ये फलक्रम गर्दन की हड्डी एक फलक्रम हो गया, यहां का मसल है, नीचे का मसल जो है वो एनर्जी दिया, और हम ऐसे करके हेड लिए, ऐसे करके हेड लिए, तो ये जो सिर हो गया, ये हो गया आपका लोड। तो आपका एनर्जी बीच का फलक्रम, यहां लोड है, फलक्रम बीच में आ गया, तो ये हो गया फर्स्ट क्लास लीवर। ट्राइसेप्स कॉजिंग एक्सटेंशन एट द एल्बो, जब हम लोग एक्सटेंशन ले रहे हैं यहां से, तब फलक्रम हो गया हमारा एल्बो, यहां से मूवमेंट हो रहा है, एफर्ट हो गया ट्राइसेप्स, ये मसल्स का जो नीचे का मसल्स है, और लोड हमारा ये हाथ हो गया पूरा, ये भी आर्म हो गया, यानी कि ये भी हो गया फर्स्ट क्लास लीवर। तो आपको एग्जांपल याद रखना है, तो इसमें ना ये ट्राइसेप्स के बदले आप लिख दीजिए डंबलिंग, तो ये भी अपने आप में आ जाएगा कि हाँ डंबल यहां पर भार हो गया, एक तरफ से फलक्रम बीच में हो गया, और इधर पर हमारा लोड हो गया। सेकंड क्लास लीवर, a second class lever has the load resistance between the fulcrum and the force file, life file fuel, तो FILE फाइल, तो आई को तो काट देना सेकंड वाला को तीनों में, तो लोड बीच में आ गया, यहां पे लोड बीच में होगा, एक तरफ फलक्रम है, एक तरफ फोर्स है, ठीक है। फोर्स को एनर्जी से कीजिएगा तो लाइफ फाइल फिल्म में ई की फोर्स यानी एनर्जी, एफर्ट, एनर्जी या एफर्ट कहिए फोर्स को वहां। इन सेकंड क्लास आर्म, फोर्स आर्म जो ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म, जो फोर्स आर्म होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है लोड आर्म के। मैकेनिकल एडवांटेज इसमें भी होता है, जिसमें भी आप लीवर का यूज करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए करते हैं। एफर्ट आर्म will be greater than the load arm, hence second class lever act as force multiplier, इससे force multiply होता है। example in second class lever, standing on टिप टोज, जब हम टोज पे खड़े होते हैं, नीचे के पैर पे ऐसे खड़े होते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, फलक्रम क्या है, बॉल ऑफ द फुट, जो फुट का बॉल है वो है, लोड कहाँ है, बॉडी वेट जो है पूरा बॉडी का भार, और एफर्ट कहाँ लग रहा है, कफ मसल्स पर, कफ मसल्स पे, यानी कि आपका लोड हो गया बीच में, फलक्रम हो गया पूरा का पूरा नीचे का बॉल ऑफ द फुट, यानी जब ऐसे लोड पड़ा तो सबसे नीचे हो गया आपका एक तरफ फलक्रम, लोड बीच में आ गया, और कप मसल्स जो ये वाला यहां पे एनर्जी दे रहे हैं। पुशअप करते समय भी सेम होता है, पुशअप करते समय भी जब हम जाते हैं, फलक्रम है बॉल ऑफ द फुट पर आ गया, पूरा भार आ गया पैर पर, क्योंकि हाथ और पैर के पूरा भार हो गया, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया लोड, और एफर्ट आर्म मसल से हुआ, यानी कि यहां पर लोड पूरा बीच में है, एक तरफ फुट एक तरफ फलक्रम है, जैसे पूरा पैर का सीधा है तो वो फलक्रम हो गया एक तरफ, तो ये हो गया पुशअप। आपको पूरा समझ में नहीं अगर आ रहा है तो इसको आपको थोड़ा सा याद कर लेना एग्जाम्पल कि फर्स्ट क्लास का क्या एग्जाम्पल था, सेकंड क्लास क्या था, और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसको और अच्छे से क्लेरिफाई कर दूंगा कि इसको कैसे आप समझ सकते हो और अच्छे से। थर्ड क्लास लीवर, a third class lever has the force between the fulcrum and the resistance, क्योंकि अभी अगर मैं समझाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, मुझे लगता है कि काम लायक तो 80% लोगों को, 90% लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो साइंस से थोड़ा भी रिलेटेड नहीं है या रीजनिंग ब्रेन थोड़ा सा वीक होगा उनको थोड़ा सा और समझाना पड़ सकता है। तो यहाँ लाइफ फाइल फ्यूल के हिसाब से FUEL, तो एफर्ट जो है, फोर्स या एफर्ट या एनर्जी बीच में, जब बीच में है तो बाकी साइड साइड, इसको इधर कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बीच में क्या याद रखिएगा, क्योंकि तीन चीज है, तीन चीज में कोई एक चीज बीच में आ गया तो ये साइड वाला इधर अपोजिट होने से कोई मतलब नहीं है आपका। तो आपको हमेशा याद करना है फर्स्ट क्लास लीवर में सेंटर में क्या है, सेकंड क्लास में सेंटर में क्या है, और थर्ड क्लास का सेंटर में क्या है। तो थर्ड क्लास लीवर हैज द फोर्स बिटवीन द फुलक्रम एंड द रेसिस्टेंस। In third class lever, effort arm is always shorter than the load arm. Mechanical reason क्या है, effort arm will be less than load arm, less than 1 divided by load arm. Hence third class lever act as speed multiplier,
एक एक आपका क्या था, एफर्ट मल्टीप्लायर था, एक है स्पीड मल्टीप्लायर। इन ह्यूमन बॉडी द मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ लीवर इज द थर्ड क्लास लीवर। सबसे ज्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी में थर्ड क्लास लीवर चलता है। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर क्या है? बाइसेप्स कर्ल, जब एल्बो का फ्लेक्शन, वहां एक्सटेंशन होता है, फ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, बाइसेप्स कर्ल। फुलक्रम है एल्बो ज्वाइंट, एफर्ट है बाइसेप्स की ओर, और लोड है डंबल इन द हैंड, जो हाथ में डंबल है वो है आपका थर्ड क्लास लीवर की ओर। जब हम हाथ सीधा करते हैं तो इधर का मसल्स होता है, जब हाथ इधर मोड़ते हैं तो सामने का, जब हाथ इधर खींचते हैं तो ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में, और जब कंट्रैक्शन होता है तो बाइसेप्स। तो ये बाइसेप्स का मसल ये जो है ये यहां काम करता है जब आप खींचते हैं अपने ओर। किकिंग ऑफ फुटबॉल, जब फुटबॉल का किक करते हैं तो फलक्रम क्या होता है? नी का ज्वाइंट, पैर से घुटना से मोड़ते हैं तब किक करते हैं, तो फलक्रम क्या? नी ज्वाइंट। एफर्ट हो गया क्वाड्रिसेप्स मसल, जो थाई के पीछे का मसल है, और लोड हो गया फुट, पूरा भार हो गया, क्योंकि वहीं पर तेजी से भार पड़ेगा फुटबॉल का। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर में एग्जाम्पल याद रखना आपको जरूरी है, और दूसरा याद रखना जरूरी है कि बीच में सेंटर में क्या है, इसी से आपका सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, इसी से नंबर तय होगा आपका। इक्विलिब्रियम, it is a state in which the resultant force acting on a body is zero, that is the vector sum of all forces is zero। अब देखिए, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं खड़ा क्यों हूं या खड़ा क्यों रह पा रहा हूं? क्योंकि जो मेरा पैर का एनर्जी है, बॉडी का एनर्जी है, वो जीरो कर दिया हर चीज को, एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स को जीरो कर दिया तो खड़े हैं। अगर नहीं अंदर की एनर्जी खत्म होगी तो चक्कर खाए गिर जाएंगे इधर भी, क्योंकि वहां पर हम उसको एनर्जी को बैलेंस करके जीरो नहीं कर पाएंगे। तो जब तक जीरो, चाहे वो पैर हाथ ऐसे उठा भी लिए, तिरछा भी हो गया, जब तक हम जीरो करने कैपेसिटी में रहते हैं एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को, तब तक हम बैलेंस होते हैं। लेकिन हाँ, इसी इक्विलिब्रियम को बैलेंस कैसे रखा जाए और कैसे ज्यादा स्टेबल किया जाए, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस होता है, तो उसको उसके 3-4 जो है मेन उसके प्रिंसिपल्स हैं। जैसे बॉडी इन द बेस, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो उसको हम लोग देखेंगे। ये अगर चित्र अगर थोड़ा सा समझ पाए तो आप बना लीजिएगा कि कैसे हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक, देखिए दो है। स्टैटिक माने जब खड़े हैं तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और जब हम चलने दौड़ने भागने लगेंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। Static equilibrium occurs when a body or object is at rest and not moving. The sum of all external forces and torque is zero. Example: a gymnast holding a horizontal bar. जब वो कहीं हिल ले रहा है, एक horizontal bar पे सीधा खड़ा है या कोई शीर्षासन ही कर रहा है। A yoga practitioner holding a steady pose, जैसे ट्री पोज लिया हुआ है। एग्जाम्पल में स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक ट्री पोज का बना दीजिएगा किस तरह से। ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दौड़ने भागने में जितना चीज हम लोग करें सब डायनेमिक में, स्पोर्ट्स में अधिकतर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही काम आता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम occurs when a body is moving at a constant velocity, constant speed and direction. Dynamic equilibrium is a balance of the body during movement. जैसे cyclist while cycling, a runner maintaining a speed pace in a race, steady pace in a race, person moving in escalator। ये सारे में एस्केलेटर से स्पोर्ट्स का एग्जांपल है, इसलिए इसको मत डालिएगा, स्पोर्ट्स का एग्जांपल डालिएगा तो ठीक है। अगर कोई चित्र बना सके तो बहुत अच्छी बात है, एस्केलेटर का ना बना के रनर का दौड़ता हुआ बना दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत हर जगह जहां चित्र आप एकदम नहीं बना सकते वहां बनाने की जरूरत नहीं है। जहां चित्र बनाइएगा इंप्रेशन के लिए, जहां जरूरत लगा वहां जरूर बना दीजिएगा। बेस ऑफ सपोर्ट, वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीजेस। अब देखिए 3-4 चीजें हैं जो कि फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है। बेस ऑफ सपोर्ट जितना वाइड होगा उतना ज्यादा, इसलिए बोला जाता है डिफेंस करते समय या फील्डिंग करते समय तो आप पैर फैला के झुक जाइए, ताकि जब नीचे सीजी हो जाएगा, पैर फैल जाएगा तो आपका जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल: a wrestler is spreads fit
वाइड टू एड स्टेबिलिटी एंड रेसिस्ट बीइंग पुश्ड। क्या करता है, अपना पैर फैला लेता है ताकि वो उसको धक्का नहीं दे पाए। आप और एग्जांपल डाल सकते हैं कि इन एनी गेम्स वेयर वन हैज टू stop the ball, they just keep their foot apart, wide apart and slow down। अब नीचे क्यों हो जाते हैं, वो यहां सेकंड वाले में आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेस बैलेंस, इसलिए नीचे जैसे झुक गए तो सेंटर सीजी नीचे हो गया। एग्जांपल इन फुटबॉल, प्लेयर्स बेंड while dribbling to increase stability। इन वॉलीबॉल में भी जैसे डिफेंसर बोला जाता था बैठ जाओ, बैठते पैर फ्लाई बैठ गए तो सीजी नीचे तो बैलेंस हो जाएगा। क्रिकेट में फील्डर बोला जाता है जैसे बॉलर दौड़ता है तो दौड़ते जाके स्टेबल हो जाते हैं, नजदीक वाले फील्डर खासकर जिसको क्विक डाइव लेना है, क्विक बॉल रोकना है। यहां एग्जांपल दे सकते हैं आप, लेस स्टेबिलिटी जब सीधा ऊपर है, सीजी ऊपर है, मोर स्टेबिलिटी जब सीजी नीचे हो गया। Line of gravity, if the line of gravity falls on the base of the support, then the body is in equilibrium। Equilibrium means balance। In gymnastic, a handstand is stable when the line of gravity falls directly on the base of the support। अब जैसे ये देखिए, मोर स्टेबल कौन है, ऐसे, और जब तिरछे हो जाते हैं तो लेस स्टेबल, तो जब सीधा होते तो मोर स्टेबल और झुक गए तो लेस स्टेबल हो गए जिम्नास्टिक में। वेट ऑफ द बॉडी, अब इसमें से सारा याद नहीं रहेगा, 2-3 भी याद रहेगा तो उतना से आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स में जनरली नहीं पूछता है इसको। लेकिन फिर भी सारा याद रखने पर क्या होता है, किसी भी चीज में पी में आप 5 पॉइंट्स अगर याद रखते हैं, 5-6 पॉइंट, तो बहुत अच्छा है। कारण क्या है, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन। जितना भी अभी तक मैंने 20 साल से ऊपर जितना भी कॉपी चेक किया है फिजिकल साइंस का, सीबीएसई का, तो उसमें होता क्या है कि मार्किंग स्कीम में लिखा रहता है हाफ मार्क्स पॉइंट्स लिखने पर, हाफ मार्क्स के एक्सप्लेनेशन पर। तो अगर मान लीजिए 5 पॉइंट याद है तो आपको 2.5 मार्क्स तो ऐसे ही आ गया, और हाफ मार्क्स के एक्सप्लेनेशन पर आ गया। तो एक्सप्लेन भी रिलेवेंट होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों चीज को कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बहुत बार पॉइंट्स याद नहीं रहता तो पॉइंट आदमी बना लेता है उसी कंसेप्ट पे, तो पॉइंट क्योंकि डिफरेंट बुक्स डिफरेंट जगह, और वहां लिखा रहता है कि रिलेवेंट जो अगर आंसर है जो सही लग रहा है उस पर भी आपको नंबर देना है। तो ऐसा नहीं कि यही आपको, इसके अलावा भी कुछ रिलेवेंट लग रहा है बैलेंस के लिए तो उस पर भी नंबर मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि है क्या। वेट ऑफ बॉडी, द ऑब्जेक्ट और पर्सन विथ हैवी बॉडी वेट will have greater stability। Example, a sumo wrestler is harder to push due to greater mass। एग्जाम्पल ये है, अगर कोई आदमी है भारी है तो उसका ज्यादा होगा। कोई भी देखिए, ग्लास भी रखा हुआ है, एक एकदम हल्का ग्लास का, इसका प्लास्टिक का, एकदम हल्का पतला वाला प्लास्टिक का वो, और एक स्टील का ग्लास, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो स्टील के ग्लास की, क्योंकि उसको एयर रेजिस्टेंस का प्रभाव कम पड़ेगा, ग्रेविटी ज्यादा उसको खींचे रहेगी। फ्रिक्शन, ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। अब देखिए, जहां फ्रिक्शन एकदम नहीं हो वहां पे स्टेबिलिटी कम होगी, जहां फ्रिक्शन ठीक ठाक है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द फीट इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम। एग्जांपल, इन फुटबॉल, फुटबॉलर्स वियर स्टड शूज, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा सा निकला हुआ नेल जैसा, टू प्रिवेंट स्लिपिंग। और उसी तरह रनर जो होते हैं जो तेज दौड़ते हैं वो भी स्पाइक पहनते हैं ताकि उनका सही फ्रिक्शन हो पाए और स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच ऑल द वेट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी कंसिडर्ड टू बी कंसेंट्रेटेड। कहीं भी झुक भी गए तो कहीं ना कहीं सीजी है जहां से कि चारों ओर का मास बराबर होगा। एप्लीकेशन ऑफ सीओजी इन स्पोर्ट्स, एथलीट्स बेंड देयर नी टू लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर बेटर बैलेंस। देखिए, ये सब अगर याद रखिएगा आप तो क्या होगा, किसी भी आंसर में डालने में ये हेल्प होगा। जैसे इक्विलिब्रियम में आप जान गए कि सीओजी क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो उसको आप कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बढ़ाने के लिए नीचे डाउन होना चाहिए। ए हाई जंप एथलीट लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू क्लियर द बार इफिशिएंटली, ताकि सही से पहले झुकता है तब जंप लेता है। इन
Combative sports like wrestling, a wrestler falls on the mat with arms, knees and legs spread on the mat to get a proper balanced position. This position makes it difficult for the opposite player to move him. अब देखिए जैसे ही जमीन पे गिरता हाथ पे तो फैला लेता है ताकि और बैलेंस से और जोर से जमीन को पकड़ ले. फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स. एक कभी कोई क्वेश्चन पूछा है पहले कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल इन स्पोर्ट्स डिस्कस. तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो असल में आपको लिखना यही सब है जो यहां पर है. थोड़ा सा रिलेट कर देना है अपने आईक्यू को लगाते हुए कि हेंस द फ्रिक्शन कैन लोअर डाउन और रेसिस्ट द movement, but it is very necessary because the proper friction gives the proper balance and dynamic stability. अब ये इसको जो है पहले तो लिखना यही सब है क्योंकि 5 मार्क्स का पूछ दे तो आप लिखेंगे क्या, यही सब लिखेंगे जो सिलेबस में आपके है, लेकिन उसको सिर्फ रिलेट कर देना है लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे. फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. अपोज तो करता है मोशन लेकिन जरूरी है. अपोजेस द मोशन क्योंकि स्लिपरी हो जाएगा तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा. Opposes the motion between two surfaces that are in touch. Friction always works in the direction opposite from the direction of the object is moving or trying to move. जमीन को पीछे को जोर से ढकेलते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन काम करता है, वही आपको आगे क्यों ढकेल देता है, तभी आप दौड़ पाते हैं. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन. भी डायनेमिक भी फिर दो तरह का, रोलिंग और स्लाइडिंग. आगे देख लीजिए. स्टैटिक फ्रिक्शन इट ऑकर्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट cause the things to move. जैसे ये टेलीविजन जो टंगा हुआ है, जो मोबाइल वहां लगा हुआ है ट्राइपॉड पे, ये सब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन में है, जहां है वहां पर है. यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए. काइनेटिक फ्रिक्शन इट occurs when a force is applied on an object and the object moves. It includes 3 different types of friction: sliding, rolling and fluid friction. fluid friction सिर्फ फ्लूइड में होता है, जब भी कोई लिक्विड में आदमी जाएगा फ्लूइड में तब. जैसे ये बेसिकली किसके लिए, स्विमर्स के लिए. काइनेटिक फ्रिक्शन इट occurs when force is applied to an sliding friction. It occurs when solid surface slide over one another. For skating, ice skiing, sliding weight, hockey puck, gliding on the ice. जो आइस हॉकी का जो खेलने वाला बॉल होता है चपटा सा, उसको हॉकी पुक बोलते हैं. ग्लाइडिंग ऑन आइस एक्सेट्रा. रोलिंग फ्रिक्शन इट occurs when an object rolls over a surface such as wheels on a road. या रोलर स्केटिंग जो होता है वो सारा कुछ, या साइकिलिंग जो करते हैं वो, ये सब रोलिंग फ्रिक्शन. जहां पर एक ही कोई भी सर्कल के चारों ओर के भाग जो है अलग अलग टाइम पर फ्रिक्शन में आते हैं, दैट्स कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. साइकिलिंग और स्केटिंग में ये डायरेक्टली काम आता है. फ्लूइड फ्रिक्शन तो मैंने पहले ही बता ही दिया. फ्लूइड फ्रिक्शन इट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग थ्रू द फ्लूइड एंड वाटर. एयर असिस्टेंस ऑन मूविंग कार व्हाइल स्विमिंग. फ्लूइड फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन स्विमर्स एंड वाटर. स्विमर और वाटर के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो है, उसी के चलते ताकत लगाना पड़ता है ज्यादा. अब ये जो है ना कि नेसेसरी एविल क्यों है, तो ये थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल डाल दीजिएगा तो अगर 5 मार्क्स का आ गया तो भी कंप्लीट हो जाएगा. पहले तो सारा लिखना पड़ेगा. एक चीज और जो यहां नहीं लिखा हुआ बता दूं कि सबसे ज्यादा पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि फ्रिक्शन का मान सबसे ज्यादा है, एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा कहां होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है. जहां पर कोई भी स्टैटिक चीज को हम ढकेलते हैं तो एक समय आता है जहां से वो स्टैटिक से डायनेमिक चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो वो चीज का यहां पर नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. एथलेटिक्स. In athletics, spikes are designed to increase friction so that better speed can be generated. Cricket. The cricket players, essentially the fielders, wear shoes that have spikes. अधिकतर रनर भी जो स्प्रिंटर्स होते हैं, that helps to increase the friction with the ground. Cycling. The friction between the tires and the surface prevents cyclists from slipping. जो टायर के पीछे छोटा छोटा ग्रिप बना रहता है, grips of the tires, and the surface prevents cyclists from slipping and skidding. Gymnastic. A gymnast
uses lime powder on his hands to increase the friction between his palm and the bar. बहुत बार देखिएगा ऐसे वेट लिफ्टर भी क्या होता है, ऐसे से पाउडर लेके तब वेट उठाते ताकि फिसले नहीं. वेट लिफ्टिंग अच्छा आगे आ ही गया. In weightlifting, the weightlifters needs more friction between their feet and the floor to prevent slipping while lifting heavy weights, for which they are specially designed shoes. ऐसा शूज पहनते हैं जो खिसके नहीं और फिसले नहीं, ताकि वो ठीक से बैलेंस रह पाए. डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स. कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हाँ जरूरी है. लेकिन फ्रिक्शन बाय साइकिलिंग, ड्यूरिंग साइकिल रेसिंग द टायर्स गेट हीटेड अप ड्यू टू फ्रिक्शन. ड्यू टू मोर हीट टायर्स में ब्रस्ट, इट में लीड टू सीरियस एक्सीडेंट. कभी कभी होता है, बहुत तेज अगर साइकिलिंग करे लगातार तो वो साइकिल का टायर जो है वो फ्रिक्शन से बहुत बार, बहुत तेज अगर कार भी चला रहे हैं लंबे समय तक तो भी हो जाता है. फ्रिक्शन कैन कॉज इंजरी. जो एब्रेजन है वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है. जैसे गिरते रफ सरफेस पे, इफ ए प्लेयर स्लाइड या फॉल्स अक्रॉस द ग्राउंड, ही और सी में गेट एन इंजरी ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है जस्ट इससे पहले के वीडियो में. एब्रेजन. फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टीयर ऑफ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट. If there were no friction, sporting equipments last forever. अगर थोड़ा फ्रिक्शन नहीं हो तो जो स्पोर्टिंग इवेंट है वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये सिर्फ फायदा नहीं, इसमें नुकसान भी छुपा हुआ है. एक्सेस फ्रिक्शन मींस एक्स्ट्रा एनर्जी. जब भी फ्रिक्शन ज्यादा हो, इसलिए नेल्स एकदम नाप के डाला जाता है कि इतना ही नेल, इतना ही फ्रिक्शन चाहिए स्पीड के लिए. उससे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जमीन में ज्यादा का धंस गया नेल्स, तो आपको दौड़ने में दिक्कत हो जाएगी. More friction means more force to overcome it, and more force means more energy. Their energy is wasted due to, thus energy wasted due to friction. यानी कि एक प्रॉपर जो है ना, एविल तो एक नेसेसरी है, प्रॉपर ये वे में चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में चाहिए फ्रिक्शन. मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. पॉलिशिंग. पॉलिश करने पर जो है ये फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो है सरफेस चिकना हो जाता है. जब भी सरफेस चिकना होगा तो आपका, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये तो आपका पीडीएफ जो है, इसका जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप आराम से इसको ये कर सकते हैं. और इसी से अधिकतर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का है. इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा. लुब्रिकेटिंग. ए कॉमन वे टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज by applying a lubricant such as motor oil, grease, wax. ये तो सब कोई जानते हैं कि मोबिल और ये सब डालने पर जो है, इंजन ऑयल डालने पर, लुब्रिकेंट डालने पर जो है चीजें ठीक से फंक्शन करती है. स्ट्रीमलाइनिंग. फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी. दैट इज जेवलिन, बोट्स, शिप्स एंड व्हीकल्स आर मेड अप विथ अ शार्प पॉइंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन. जब भी कार रेस होता है तो पतला चपटा कर दिया जाता है इस तरह, ताकि वो एयर को काट सके. तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्टीम लाइनिंग कर दिया जाता है, थोड़ा सा आगे से पतला कर दिया जाता है, चिकना कर दिया जाता है. अब ये लास्ट इसका इस चैप्टर का है प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स. जब भी किसी चीज को हवा में फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल. ए प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट अपॉन विच इज ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी. जब हवा में गया तो एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी. ऐसे तो फोर्स और भी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस सब भी, लेकिन बेसिकली ग्रेविटी के चलते वो नीचे आ जाएगा जब भी हवा में गया है. तो प्रोजेक्टाइल्स ट्रेवल विथ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. अब ग्रेविटी के चलते क्या होता है, ऐसे ऊपर तो गया लेकिन नीचे आने लगता है, ग्रेविटी खींच रही है, तो जो नीचे खींच रही है तो जो रेंज आता है पूरा, उसको पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी कहते हैं. Projectile motion is the 2D parabolic movement of an object launched into the air, influenced only by gravity. There are two types of projectile movements. Oblique या angular projectile motion. Here the object is launched at an angle theta, where 0 degree is greater than theta and greater than 90 degree to the horizontal. Example javelin throw में जैसा होता है, जिसमें कि 45 डिग्री फेंकने पर सबसे ज्यादा रेंज होगा इसका.
Horizontal projectile motion. This object is launched horizontally from the elevated height with an initial vertical velocity of 0. Ball rolling off the table. जैसे कि टेबल पर से बॉल जो है गया और ऐसे गिर गया नीचे, तो यहां से जब नीचे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यानी कि नीचे की ओर डायरेक्ट जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल, लेकिन ये आपको बेसिकली ये स्पोर्ट्स में होता नहीं, इसको नहीं पढ़ना, आपको बेसिकली पढ़ना है यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है अधिकतर, और आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग जरूर याद रखना है। एक तो प्रोजेक्टाइल क्या है वो याद रखना है, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग याद रखना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड डिटरमाइन द रेंज ऑफ मोशन। किस एंगल में ज्यादा जाएगा, तो ये लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। एग्जांपल 45 डिग्री में कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाएगा। स्पीड ऑफ रिलीज, सेकंड होता है स्पीड। अब आपको वेलोसिटी नहीं देंगे तो एंगल देके क्या फायदा है, मैडम ताकत ही नहीं दी उसमें, तो कितना भी अच्छा एंगल दे दो जाएगा नहीं दूर। इसको इनिशियल वेलोसिटी भी कर सकते हैं। The speed at which the object is thrown is the most critical factor for distance. A higher initial velocity, speed of release means initial velocity, results in a greater maximum height and longer horizontal distance. Range देख लीजिए कैसे है। Release of throwing and landing surface, रिलेशन ऑफ लैंडिंग एंड थ्रोइंग सरफेस। अब देखिए लैंडिंग सरफेस जब भी ऊंचा रहेगा और फेंकेंगे तो दूर तक जाएगा, जब भी नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कम दूर जाएगा। सामने अगर ऐसे है सरफेस ऐसे है तो नीचे से फेंके तुरंत गिर जाएगा, ऊपर से फेंके ज्यादा दूर जाएगा। तो रिलेशन ऑफ थ्रोइंग एंड लैंडिंग सरफेस, इफ द हाइट ऑफ थ्रोइंग सरफेस इज ग्रेटर देन द लैंडिंग सरफेस देन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मोर एंड वाइस वर्सा, यानी कि उसका उल्टा, वाइस वर्सा उसका उल्टा भी उतना ही सही है। चित्र बना दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। एयर रेसिस्टेंस, अब सामने से तेज हवा आ रही है तो आप कोई भी चीज फेंकेगा तो उसको रोकेगा। एयर रेसिस्टेंस ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। इफ द एयर रेसिस्टेंस इज मोर देन द प्रोजेक्टाइल विल कवर लेस डिस्टेंस इन एयर। तो देख लीजिए यहां पर अगर एग्जाम्पल बना सके तो और अच्छा है, ऐसे करके मैंने एक छोटा सा अगर चित्र बना सके तो। अब साइंस करिए तो R1 R2 भले नहीं लिखिएगा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ बना दीजिए चित्र तो वो भी आ जाएगा कि हाँ आपने मेहनत किया है। पेंसिल लेके जाएगा और शार्पनर। पीई के एग्जाम में सभी से आग्रह ये है कि आप ब्लू पेन के अलावा सिर्फ पेंसिल यूज कीजिएगा, ब्लैक कोई पेन यूज करना मना है। और पेंसिल और शार्पनर और इरेजर जरूर ले जाइए अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए। तो जहां जहां आसन है वहां स्टिक डायग्राम, जहां जहां आपका कोई भी टेस्ट लिखा हुआ वहां पर कोई ना कोई डायग्राम से रिलेटेड बनाइएगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, या अच्छा क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। फिर स्पिन, जब स्पिन होता है तो एयर सिस्टम कटता है, इसलिए स्पिन भी उसके लिए जरूरी है। जैसे हम डिस्कस फेंकते तो लास्ट में जब उंगली खींच देते हैं और वो घूमने लगता है तो ज्यादा दूर तक जाता है। स्पिन सिग्निफिकेंटली अल्टर्स प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रू द Magnus effect, where air pressure differences and opposing side of the spinning object create lift or side forces causing the path to increase. It produces non-parabolic trajectories. अब जैसे जब घूम रहा है तो उसके चलते क्या, तो हवा का एक प्रभाव नीचे से आता है जो उसको थ्रस्ट दे देता है थोड़ा, तो आप थोड़ा सा और जो है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे आप बॉल में भी जब स्पिन कर जो फेंकते हैं तो उसका एक अलग तरह का गति हो जाता है, एयर को अलग तरह से काटता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, शॉर्ट पुट या जेवलिन में फेंकने समय तो होता ही होता है, हाई जंप लॉन्ग जंप में भी होता है। एथलीट मस्ट ऑप्टिमाइज द एंगल ऑफ रिलीज रफली 45 डिग्री एंड वेलोसिटी टू मिनिमाइज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इसमें शॉर्ट पुट 30 to 40 के बीच होता है, कारण क्या 45 पे उठता नहीं है पूरा, तो उस रेंज में जाता है क्योंकि उसके इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा देना पड़ा 45 पे, तो इसलिए शॉर्ट पुट कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे रहता है 45 से। जेवलिन, डिस्कस, ये पूरा का पूरा 45 पे फेंका जाता है। बास्केटबॉल, प्लेयर्स यूज ए स्पेसिफिक आर्क lofted around 45 degree to 55 degree to maximize the probability of the ball entering the hoop.
अब क्या होता है, जैसे हम दूर से फेंक रहे हैं तो कैसे रेंज ज्यादा जाएगा, तो 45 डिग्री पे ज्यादा दूर जाएगा और वहां पर जो है आपका बास्केट होने का चांसेस दूर से भी बढ़ जाएगा। फिर गोल्फ क्रिकेट, द इनिशियल स्पीड एंड द एंगल डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल विथ एयर रेसिस्टेंस प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्लाइट पाथ। ऐसे ये बास्केटबॉल का एग्जांपल जो है आप जो है नहीं भी डाले चलेगा, कारण क्या बेसिकली ये और आप अगर इसको लॉन्ग जंप का एग्जांपल लेंगे, लॉन्ग जंप में भी जब हम थोड़ा सा हाइट ले लेते हैं 30 टू 45 डिग्री के बीच, तो हमारा रेंज बढ़ जाता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में। ये आपका ये चैप्टर का इस तरह आपका ये चैप्टर का जो है लास्ट हुआ। आप जो है जितना भी चीजें इसमें सीखे हैं, अगर आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं भी कोई डिफिकल्टी लगती है कि सर ये, जैसे एक बच्चे ने मुझे 2 साल पहले पूछा था कि एक क्वेश्चन आया है सर फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी, अभी इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करना या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाने बोल रहा है, लेकिन आपको अपने IQ से रिलेट करना है, यानी कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं कि एविल तो है लेकिन नेसेसरी एविल क्यों है, क्योंकि अपोज कर रहा है मोशन। और जरूरी क्यों है कि अगर अपोज नहीं करेगा मोशन ठीक से तो आप काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह कोई भी PYQ अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ डालिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, वहां भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप चेक करते रह रहा हूँ, एग्जाम तक तो और ज्यादा करूंगा, तो आपको 12 टू 24 आवर्स के अंदर उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 7004676846। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।